Good morning to all my students. Welcome back to Creative Government Learning classes. So as you know, we are going to start Molecular Basis of Inheritance Chapter 6. तो इसमें कुछ बेसिक डीएनए और आरएनए के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में दे चुका हूँ कि कैसे जो जेनेटिक मटेरियल है वो इम्पोर्टेंट है फॉर ह्यूमन बीइंग एंड all organisms. So, you know, all information of any organism are stored inside the DNA. अब यहाँ पे DNA का बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि जो DNA है वो मोस्टली ऑन द बिहाफ ऑफ मेजॉरिटी जो एनिमल का जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज अ DNA. RNA कुछ वायरसेस के केस में जो है आरएनए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, बट मोस्टली जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है आपका डीएनए. तो डीएनए के बारे में हमने बताया था कुछ कल बेसिक इंफॉर्मेशन. आज हम स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो डीएनए है वो कौन कौन से आपने जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है उनसे मिलकर बना हुआ है. तो हमने बताया था कि जो डीएनए है वो क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और डीएनए मेनली जो डीएनए के जो कंपोनेंट है वो तीन कंपोनेंट जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. सबसे पहला जो है वो नाइट्रोजनस बेस यानी कि किसी भी डीएनए में तीन कंपोनेंट हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी डीएनए के फॉर्मेशन के लिए. तो सबसे पहले क्या, नाइट्रोजनस बेस. जो नाइट्रोजनस बेस है वो अरेंज होते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजनस बेस के बारे में. आफ्टर दैट पेंटोस शुगर दूसरा जो कंपोनेंट है वो है पेंटोस शुगर. अब अगर जेनेटिक मटेरियल आरएनए है तो यहाँ पे जो पेंटोस शुगर होगी वो कौन सी होगी, राइबोस शुगर होगी. और वहीं पे अगर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो यहाँ पे कौन सी शुगर होगी, डीऑक्सी राइबोस शुगर. जैसा कि फुल फॉर्म से ही पता चलता है कि जो डीएनए आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है, आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए का डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. तो दो कंपोनेंट के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया मैंने. तो सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस और फिर इसके बाद पेंटोस शुगर. अगर आरएनए है तो राइबोस शुगर होगी, अगर डीएनए है तो उसमें जो पेंटोस शुगर होगी वो कौन सी होगी, डीऑक्सी राइबोस शुगर. अब इसके बाद तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो क्या है, फॉस्फेट ग्रुप. जो फॉस्फेट ग्रुप है वो भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी डीएनए के लिए. अब अगर नाइट्रोजनस बेस की हम बात करें, अगर हम नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो नाइट्रोजनस बेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. एक तो है आपका प्यूरिन, यानी कि पहला जो नाइट्रोजनस बेस है वो क्या है आपका प्यूरिन्स, और दूसरा जो है नाइट्रोजनस बेस उसे बोलते हैं पिरिमिडीन. दूसरा जो नाइट्रोजनस बेस है वो क्या है आपका पिरिमिडीन. अब प्यूरिन में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस आते हैं. प्यूरिन में जो आपके नाइट्रोजनस बेस आते हैं वो आपका एडेनिन और ग्वानिन, यानी कि एडेनिन और ग्वानिन जो है वो किसमें आएंगे आपके
प्यूरिन्स में, और जो साइटोसिन, थाइमिन और जो यूरोसिल है ये किसमें आते हैं आपके पिरिमिडीन में। अब इसके बाद जब हम बात करें पिरिमिडीन और प्यूरिन की, मैंने बताया कि ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, तो इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। प्यूरिन में आपके क्या आते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और वहीं पिरिमिडीन जो है उसमें क्या आते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरोसिल। अब यहाँ पे अगर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा, जेनेटिक मटेरियल अगर डीएनए होगा तो उसके केस में जो आपके न्यूक्लियोटाइड होंगे वो कौन कौन से होंगे, एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा और क्या होगा, थाइमिन। वहीं पे अगर हम आरएनए की बात करें, आरएनए में जो आपके न्यूक्लियोटाइड होंगे वो कौन से, एडेनिन होने के, गाइडोन हो गया, साइटोसिन होगा और थाइमिन की जगह पे क्या है, यूरोसिल। ये बेसिक डिफरेंस है इसमें डीएनए और आरएनए में। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो आपका यहाँ पे थाइमिन की जगह आरएनए में क्या होता है, यूरोसिल। इसके बाद जो आपके नाइट्रोजनस बेस है वो जब पेंटोस शुगर से कनेक्ट होते हैं, जो भी नाइट्रोजनस बेस है वो पेंटोस शुगर से कनेक्ट होते हैं एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किट, यानी कि जो भी आपके नाइट्रोजनस बेस है वो जब पेंटोस शुगर से अटैच होंगे, अभी हम स्ट्रक्चर बताएंगे डीएनए का एक्सपेंड करके, ये जो हेलिक्स है उनमें कैसे पेंटोस शुगर से जुड़े होते हैं आपके नाइट्रोजनस बेस। बस यहाँ पे आपको समझने वाली बात ये है कि जो आपके पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एक बॉन्ड से, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसके बाद अब अगर हम बात करें जो 5OH फॉस्फेट से किस बॉन्ड से अटैच होते हैं, तो वो है आपका फॉस्फोएस्टर लिंकेज, फॉस्फोएस्टर लिंकेज। यानी कि जो आपका फॉस्फेट ग्रुप है, अभी हम बताएंगे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो कैसे किस बॉन्ड से अटैच होता है 5OH और 3OH ग्रुप से, तो उसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है आपका, फॉस्फोएस्टर लिंकेज। इससे ये क्या होते हैं, अटैच। अब हम थोड़ा सा एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर देखते हैं डीएनए का चेन का, कैसे ये एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो चेन है, अगर यहाँ पे ये 5OH होगा तो यहाँ पे नीचे यही चेन क्या होगी, 3', ये क्या होगी 3', तो ये नीचे क्या हो जाएगी 5'। यानी कि जो डीएनए की चेन होती है वो एक दूसरे से एंटी पैरेलल जो है वो बॉन्डेड होती है, एक दूसरे के कैसे होती है, एंटी पैरेलल। अब अगर हम थोड़ा सा एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर देखें डीएनए चेन का, अब तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो आपका फॉस्फेट है, तो फॉस्फेट यहाँ पे ये जो फॉस्फेट है वो आपका कनेक्ट होगा दो हाइड्रोजन कार्बन से, और इसके बाद यहाँ पे क्या है आपकी पेंटोस शुगर, यहाँ पे क्या है आपकी पेंटोस शुगर है, पेंटोस शुगर, जिसमें एक एंड पे यहाँ पे आपके क्या अटैच होंगे न्यूक्लियोटाइड, यानी कि यहाँ पे क्या जुड़ा है पेंटोस शुगर से आपका क्या जुड़ा है, एडेनिन जुड़ा है,
जुड़ा है। तो ये पेंटोस शुगर से जो आपका नाइट्रोजनस बेस कनेक्टेड होते हैं, तो इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आपका एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और फॉस्फेट से जो आपका फॉस्फेट से जो 5 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोएस्टर लिंकेज। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में होता क्या है कि अब इस पोर्शन से आपका फिर से फॉस्फेट अटैच होगा, 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, और नेक्स्ट स्टेप में फिर वही आपकी पेंटोस शुगर। अब यहाँ पे क्या अटैच होगा आपका नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, यानी कि यहाँ पे जो अटैच है क्या है आपका अब थाइमीन। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में यहाँ पे आपका क्या अटैच होगा, फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे क्या होगा हाइड्रोजन, और इसके बाद यहाँ पे क्या अटैच होगा आपका फिर से एक न्यूक्लियोटाइड, जिसे मैंने क्या बोला ग्वानिन। फिर इस पोर्शन से क्या अटैच होगा, फॉस्फेट, 2 कार्बन, हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपका पेंटोस शुगर। यहाँ पे आपका एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, और यहाँ पे कौन सा न्यूक्लियोटाइड यानी कि साइटोसिन शुगर। और लास्ट वाले पोर्शन से क्या अटैच होगा आपका OH 3 हाइड्रोक्सिल, यहाँ पे 3 गैस हाइड्रोक्सिल। तो ये एक क्या है, एक्सपेंडेड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए। अब ये एक चेन का मैंने स्ट्रक्चर बनाया, एक साइंटिस्ट थे जिनका नेम था इरविन चारगाफ। इरविन चारगाफ के अकॉर्डिंग किसी भी डीएनए चेन में एडेनिन के सामने या अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा क्या होगा, थाइमिन, और साइटोसिन के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा क्या होगा, ग्वानिन। यानी कि किसी भी डीएनए चेन में जो नंबर ऑफ एडेनिन है वो हमेशा इक्वल होगा किसके, थाइमिन के। सिमिलरली जो नंबर ऑफ साइटोसिन है वो हमेशा इक्वल होगा किसके, नंबर ऑफ ग्वानिन। यानी कि जो आपके ये न्यूक्लियोटाइड है इनका नंबर हमेशा एक दूसरे के क्या होता है, इक्वल होता है, और क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये इरविन चारगाफ ने बोला। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नीड टू अंडरस्टैंड कि प्यूरिन हमेशा और हमेशा किससे अटैच होगा, पिरिमिडीन से, यानी कि पिरिमिडीन से अटैच हो गया। प्यूरिन हमेशा कैसे अटैच होगा, पिरिमिडीन से। यहाँ पे अगर एडेनिन है तो उसके सामने डबल बॉन्ड से अटैच होगा थाइमिन, और जो साइटोसिन है उसमें ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होगा आपका ग्वानिन। तो यही सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किया। तो ये था एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है आपके डीएनए की, उसका ये स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा एडेनिन से क्या जुड़ा होगा, थाइमिन, नीचे सिमिलर यही चेन क्या होगी, नीचे होगी। और यहाँ पे थाइमिन की जगह क्या जुड़ा होगा आपका, ये जुड़ा होगा, और ग्वानिन की जगह यहाँ पे आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है उससे क्या जुड़ा होगा आपका साइटोसिन, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड से क्या जुड़ा होगा, ग्वानिन। अब यहाँ पे अगर 3 डैश चेन है, यहाँ पे 3 डैश है, तो यही नीचे जो यहाँ पे जो चेन होगी शुरुआत की क्या, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब यहाँ से ये चेन को ऐसा पलट दिया जाए तो यहाँ 5 डैश से, और ये जो पोर्शन होगा वो इधर होगा 3OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो इधर। तो ऐसे ही चेन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है डीएनए चेन का। और इस
सीक्वेंस में अरेंज होती है। जब भी कोई डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, यानी कि जब एक और कॉपी बनती है, उस टाइम पे जो एक चेन है, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं मदर चेन, उससे जो डॉटर चेन का फॉर्मेशन होता है, तो अगर एक टाइप के न्यूक्लियोटाइड उस चेन में ऑलरेडी कैप्ड है, तो अपोजिट डायरेक्शन के न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। इसे हम बोलते हैं रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ये आगे डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद जो बैकबोन है डीएनए चेन की, जो बैकबोन है, अगर बैकबोन की हम बात करें तो जो डीएनए चेन है, यहाँ पे ये जो डीएनए चेन है, इसकी बैकबोन क्या होती है? आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन फ्रॉम टू द शुगर एंड फॉस्फेट। ये जो शुगर है, यानी कि जो ये पेंटोज शुगर है और जो फॉस्फेट है, ये दिखाई दे रहा है, यानी कि शुगर और फॉस्फेट, ये दोनों क्या है? बैकबोन होती है किसी भी डीएनए चेन। यानी कि जो मेन बैकबोन है, ये जो बैकबोन दिखाई दे रहे हैं, हेलिक्स दिखाई दे रहे हैं, इनमें जो मेन बैकबोन है वो आपके क्या है? पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। ये दो क्या है? डीएनए चेन की क्या होती है? बैकबोन। इसके बाद अगर थाइमिन की बात करें तो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लर्न रखने लायक है, तो क्या है कि जो थाइमिन है, थाइमिन का जो दूसरा नाम होता है, थाइमिन को हम 5-मिथाइल यूरोसिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 5-मिथाइल यूरोसिल। तो आपका जो थाइमिन है, इसको हम क्या बोलते हैं? 5-मिथाइल यूरोसिल भी बोलते हैं, इसका ये दूसरा नाम है। तो ये आपकी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए चेन का पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो स्ट्रक्चर था वो यहाँ पे आपने देखा। इसके बाद जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, यानी कि डबल हेलिकल मॉडल जो है डीएनए का, उसको एक्सरे के थ्रू 1953 में, यानी कि कब? 1953 में एक्सरे के थ्रू आपके जो साइंटिस्ट थे बेटसन और फ्रांसिस क्रिक, यानी कि बेटसन एंड एफ क्रिक, इन्होंने 1953 में डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया कि इसका स्ट्रक्चर जो है, या ये डबल हेलिकल मॉडल है, ये कैसा होता है। इसके बाद और कुछ साइंटिस्ट थे, विल्किंस, रोसलैंड, यानी कि विल्किंस और रोसलैंड, इन्होंने भी जो डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए है, जो डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए है, इसकी डिस्कवरी में इन साइंटिस्ट का बहुत ही अहम रोल है। इसके बाद कुछ साइलेंट फीचर हैं डीएनए के, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि किसी भी डीएनए के जो साइलेंट फीचर होते हैं वो क्या होते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।